को आज नतीजों का दिन है और तेजी से जो मतगणना है वो जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 30 अक्टूबर को वोट पड़े थे 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर। असम का हाल क्या है? कर्नाटक की एक-एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। ये इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं। दादर नागर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना जीती है, मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस जीती है, खंडवा सीट से बीजेपी आगे है। हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्यविजय मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ रहे हैं असम से, हमारे साथ और भी 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश चलते हैं और आपको राज्यों का हाल भी बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दादर नागर हवेली और जो लोकसभा की सीटें हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुख करना होगा। सत्यविजय हमें पूरा अपडेट बताएंगे। जी सत्यविजय। जी हम बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर आज उपचुनाव की जो है काउंटिंग हो रही है, जिसमें एक खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें जिसमें की काउंटिंग चल रही है। अच्छी बात ये भाजपा के लिए है, फिर से उपचुनाव में कह सकते हैं बीजेपी का जादू चला है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा जो 3 विधानसभाएँ हैं जिसमें से एक के तो परिणाम भी घोषित हो गए हैं। अलीराजपुर की जोवट विधानसभा सीट है, वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट जीत चुकी हैं। इसके अलावा पृथ्वीपुर में जहां पर कि उपचुनाव होना था वहां पर भी बीजेपी आगे है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव जिसमें कि पूरी तरह से नज़र केंद्र की भी थी, क्योंकि लोकसभा में कैंडिडेट को जाना था शिवराज वर्सेस कमलनाथ। ये पूरा इलेक्शन था जिसमें कि शिवराज ने कई सभाएं भी की थी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने सभाएं की थी, जिसका नतीजा ये कि वहाँ पर भी काफ़ी बढ़त से जो है खंडवा में जितनी भी 8 विधानसभाएँ आती हैं खंडवा लोकसभा में, उन सभी में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जिसके परिणाम कुछ देर में आएंगे। तो 4 सीटों पर आज बाई इलेक्शन है, जिसमें से एक के नतीजे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी की जीत हुई है। बाकी 3 सीट हैं, एक खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर विधानसभा और रैगांव विधानसभा, जिसमें से सिर्फ रैगांव एक ऐसी सीट बताई जा रही है जिसमें कि कांग्रेस को बढ़त है, बाकी सही पर कांग्रेस पिछड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश का जो हाल बताएंगे। पटना से हमारे साथ प्रकाश सिंह सीनियर एडिटर भी जुड़ गए हैं। मैं अमनदीप के पास जाऊंगी चंडीगढ़, उससे पहले प्रकाश मैं आपके पास आती हूं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इसके अब क्या कुछ तस्वीर साफ होती दिख रही है? देखिए, दोनों सीट जो जहां उपचुनाव हुए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था और सरकार को गिराने और बचाने की स्थिति आ गई थी और लालू यादव भी मैदान में कूद गए थे। तो अभी कुशेश्वर स्थान असेंबली बाईपोल से जेडीयू की भारी जीत हुई है। 12,698 मतों से जेडीयू के कैंडिडेट अमन भूषण हजारी वहां से जीत गए हैं और कुशेश्वर स्थान पे अभी आधे वोटों, तारापुर से आधे वोटों की गिनती अभी बाकी है और वहां पर कांटे की लड़ाई चल रही है। अभी 1000 मतों से आरजेडी आगे है। जेडीयू का दावा है कि अभी उनके बाहुल वाले जो वहां पर जहां उनका सपोर्ट बेस है, उनका मत पेटी अभी खुलना बाकी है और वहां भी उनकी जीत होगी। आरजेडी के भी लोग वहां पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन देर शाम तक गिनती होगी और पता चलेगा कौन जीतेगा। लेकिन बहरहाल ये दोनों सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। चूंकि लालू यादव बड़े दिनों बाद कैंपेनिंग किए, दिल्ली से तबीयत खराब की स्थिति में भी अपने जनता और वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार किए और चूंकि यूपीए और एनडीए में ज़्यादा विधायकों का अंतर नहीं है, तो अगर ये दोनों सीट जेडीयू हार जाती तो उनके लिए एक परसेप्शन बैटल खराब होता और सरकार गिरने की स्थिति में आती और भगदड़ मच जाती। लेकिन अभी एक सीट वो जीत गए हैं, दूसरी सीट पर लड़ाई काफ़ी कड़ा मुकाबला है और देखना है देर शाम तक जब नतीजा आएगा तो उसमें क्या होता है। जेडीयू ये दावा कर रही है कि उनकी भारी जीत तारापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी होगी। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो वर्तमान सिचुएशन है, जैसे आपने ये लालू यादव से भी बात की थी, वो भी पूरा मोर्चा संभाले हुए थे इस उपचुनाव में, तो अभी जो ताजा सूरत हाल है, आपको जो राजनीति है बिहार की वो किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है उपचुनाव के नतीजों के बाद, या जो इस वक्त वर्तमान हालात है?
अभी जो स्थिति है उपचुनाव के बाद, देखिए इससे सरकार बनती बिगड़ती नजर नहीं आ रही थी अगर जेडीयू दोनों सीट हार जाती, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में 2024 के परिप्रेक्ष्य में लालू यादव ने चूंकि एक प्रयोग किया, इस बार नीतीश कुमार के अति पिछड़ी जाति में सेंध मारने की कोशिश की। इसी के तहत एक अति पिछड़ी समुदाय के एक कैंडिडेट को तारापुर से खड़ा किया और वो प्रयोग किया है। देखना है कि उसमें क्या नतीजा आता है। अगर उसमें आरजेडी जीतती है तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि एनडीए के वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। अभी की स्थिति ये है कि आरजेडी जो है माई बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम यादव। उसके अलावा एक रेनबो अलायंस उनका नहीं बनता है, जिसमें कि रेनबो अलायंस का मतलब ये है कि सभी जातियों का समर्थन हो, और जो कि एनडीए करने में सफल रहा है। नीतीश कुमार का आधार वोट है, बीजेपी का आधार वोट है, और इसमें त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है। जो दो सपोर्ट बेस नीतीश कुमार और आरजेडी लड़े साथ में, तो 2015 में बीजेपी को हरा दिया उन्होंने। बीजेपी और जेडीयू लड़ती है साथ में तो आरजेडी हार जाती है। तो यही होता है बिहार में, सबके अपने अपने आधार वोट है। और जहां तक पिछले बार विधानसभा में नतीजे जो आए थे, उसमें चिराग पासवान ने एक स्पॉइल स्पोर्ट की भूमिका निभाई थी, जिसके कारण जेडीयू को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उसने एक आधार वोट और बीजेपी की भी कुछ साठगांठ थी जो अंदरूनी राजनीति थी, जिसके चलते नीतीश कुमार की सीटें कम आई। अगर ये सब साथ होते तो आरजेडी उस समय 75 का जो आंकड़ा आया आरजेडी को, वो 30 से 32 से ज्यादा नहीं आता, और 2010 में जिस तरीके से एनडीए को 210 सीटें आई थी, वही स्थिति होती। तो राजनीति बदलती रहती है बिहार की, देश की, और ये सारी लड़ाई अब 2024 की है। और जो बाईपोल्स हुए हैं वो इशारा करती है 2024 की तरफ। बैक टू यू। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं वो दरअसल इशारा 2024 के चुनावों की तरफ भी इशारा करते हैं। मैं आऊंगी प्रकाश जी आपके पास, और मेरे साथ अनेरी भी जुड़ रही है सीधा हैदराबाद से, क्योंकि तेलंगाना में जबरदस्त एंट्री बीजेपी की दिखाई दी है। और अनेरी, इससे पहले लोकल बॉडी चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम हुजूराबाद बाई इलेक्शंस की बात करें, ये जो चुनाव है एकदम टक्कर की फाइट है।